दोस्तों, कैसे हैं आप। हमने मनोविज्ञान के रीट के लिए जो सीरीज स्टार्ट करी थी उसमें आज हम अधिगम के निहितार्थ पढ़ेंगे। अब तक मैं आपको 2 वीडियो बता चुकी हूँ, जिसमें सबसे पहले वीडियो में हमने अधिगम के बारे में बात करी थी कि अधिगम क्या होता है और अधिगम के सिद्धांत क्या हैं। दूसरे वीडियो में मित्रों हमने बात करी कि अधिगम का स्थानांतरण किस तरीके से होता है, और अब हम बात कर रहे हैं अधिगम के निहितार्थ। मित्रों, अधिगम के निहितार्थ हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। देखिए, एक्चुअल में अधिगम केवल सीखना नहीं है, ठीक है। अधिगम द्वारा जो भी ज्ञान, कौशल, अभियोग्यता या जो भी व्यवहार में हमने सीखा है उसे स्थायी बनाकर रखना भी अधिगम होता है। उसे स्थायी बनाना भी अधिगम होता है। तो उसे स्थायी बनाने के लिए जिन संप्रत्यों का, जिन विचारों का उपयोग किया जाता है मनोविज्ञान की भाषा में, उसे अधिगम का संप्रत्यय कहा जाता है। देखिए, हम सिंपल से कह सकते हैं, जैसे मैंने सामने लिखा है बोर्ड पे, अधिगम द्वारा व्यक्ति ने जो भी ज्ञान, कौशल, अभियोग्यता अथवा व्यवहार सीखा है उसे स्थायी बनाना ही अधिगम के संप्रत्यय अथवा अधिगम के निहितार्थ कहलाता है मनोविज्ञान की भाषा में। देखिए, अधिगम संप्रत्यय का अगर सबसे पहले बात करें कि सबसे पहले विचार किसने दिया था, इस शब्द का उपयोग किसने किया था, तो विलियम जेम्स ने किया था मित्रों। और उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, उसमें इस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। पुस्तक 1890 ईस्वी में लिखी गई थी मित्रों। आगे देखिए, हम बात करते हैं आत्म संप्रत्यय, सेल्फ कंसेप्ट। देखिए, पहला जो निहितार्थ या पहला जो संप्रत्यय होता है वो व्यक्ति का आत्म संप्रत्यय होता है। देखिए, इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये चीज़ होती है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। आत्म संप्रत्यय क्या है कि व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है, ठीक है, कि वो क्या बनेगा, वो कैसा है, किस तरीके से उसके विचार हैं, वो उसका आत्म संप्रत्यय कहलाता है, सेल्फ कंसेप्ट। ये दो हो सकते हैं मित्रों, दो प्रकार होते हैं इसके, वास्तविक आत्म संप्रत्यय और आदर्श आत्म संप्रत्यय। वास्तविक आत्म संप्रत्यय से हमारा तात्पर्य होता है कि व्यक्ति वर्तमान परिस्थिति में या वर्तमान स्थिति में अपने बारे में क्या सोचता है, कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। ये जो प्रश्न होते हैं ये उसके वास्तविक आत्म संप्रत्यय से रिलेटेड होते हैं। अगर हम आदर्श आत्म संप्रत्यय की बात करें तो ये भविष्य से रिलेटेड होता है कि मैं क्या बनूँगा, मैं क्या करूँगा, या मैं कैसा कर सकता हूँ। ये जो होते हैं आदर्श आत्म संप्रत्यय होते हैं। देखिए, हम प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आत्म संप्रत्यय को बिल्ड करें। क्योंकि आत्म संप्रत्यय, आपने एक चीज़ सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब मन से जीत मतलब ये होती है कि अगर आप व्यक्ति का आत्म संप्रत्यय अगर स्ट्रांग है ना, अगर उसने ठान लिया कि मुझे कुछ बनना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी असफलता या कोई भी चुनौती जो होती है ना उसके मार्ग में आ जाए, वो रुक नहीं सकता है। वो आत्म संप्रत्यय होता है। वो आत्म संप्रत्यय व्यक्ति को बिल्ड करना चाहिए। ये नहीं कि 1 नंबर कमाया, 2 नंबर कमाया, हमने तैयारी करना छोड़ दी, ऐसा नहीं होता है। और यही एक शिक्षक की, सबसे अच्छे शिक्षक की पहचान होती है कि वो अपना आत्म संप्रत्यय तो रखे ही रखे। क्योंकि देखिए, आत्म संप्रत्यय मजबूत होगा तो सकारात्मक विचार आएंगे, और अगर टीचर या शिक्षक सकारात्मक होगा तो वो अपने शिक्षार्थियों को, अपने विद्यार्थियों को भी सकारात्मक कर पाएगा। उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। एक बार को कथन में उसके भले ही अंतर आ जाए, लेकिन करनी में कभी अंतर नहीं होना चाहिए। शिक्षार्थी एक शिक्षक की करनी को हमेशा नोट रखता है कि उसने क्या कराया और क्या कहा था। तो अपने आत्म संप्रत्यय को मित्रों बहुत बिल्ड करें। और आत्म संप्रत्यय का मतलब खुद का विचार, खुद के बारे में हम क्या सोचते हैं, ठीक है। आत्म संप्रत्यय के निर्माण के पक्ष। अब भाई, आत्म संप्रत्यय बनेगा कैसे, हम कैसे सोच ले कि हम क्या करेंगे, हम कौन हैं, कैसे निर्माण कर सकते हैं इस चीज़ का। देखिए, इसके 2 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष होता है शारीरिक पक्ष और दूसरा पक्ष होता है मानसिक पक्ष। मित्रों, शारीरिक पक्ष में आता है कि हमारे शरीर की बनावट है, हमारी सुंदरता है, हमारा पहनावा है, हमारा चाल ढंग है, हमारी स्मार्टनेस, जिसे हम ये कह दें, है ना, हमारे बोलचाल के तरीका हो गया। तो ये सब हमारे शारीरिक पक्ष में आ जाता है। अब शारीरिक पक्ष को स्ट्रॉन्ग कर लेना वो भी एक आत्म संप्रत्यय को बनाता है। पर देखिए, शरीर की संरचना हमेशा एक जैसी नहीं बनी रहती है। शारीरिक पक्ष कहीं ना कहीं आपको अगर उन्नति दिला भी देगा तो वो आपकी स्थायी उन्नति नहीं रहेगी, है ना। अलग अलग क्षेत्र होते हैं हर चीज़ के, मैं इसमें ज़्यादा नहीं कहूँगी। लेकिन मानसिक पक्ष एक ऐसा पक्ष है कि अगर आपने उसमें अपना आत्म संप्रत्यय बिल्ड कर लिया, अगर आपने उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो एक मानसिक रूप से शांत व्यक्ति जो होता है उसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मतलब उसकी सफलता में कोई बाधा नहीं बन सकता है, आप ये समझ के चलिए। तो व्यक्ति को हमेशा अपने मानसिक पक्ष पे कार्य करना चाहिए। अपनी परिस्थितियों में या किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रभाव में आके नकारात्मक विचारों को लेकर अपने सकारात्मक विचारों को कभी भी प्रभावित ना करें। हमेशा अपने आत्म संप्रत्यय को बिल्ड रखें और आगे से आगे बढ़े। तो व्यक्ति को अपने मानसिक पक्ष को मजबूत करना चाहिए, और यही एक अच्छे शिक्षक की पहचान होती है। और एक अच्छा शिक्षक खुद के मानसिक पक्ष को तो रखता ही रखता है, स्ट्रांग है, साथ में अपने विद्यार्थियों के पक्ष को भी स्ट्रांग रखता है।
देखिए इसी में एक परिभाषा और है, मैंने यहाँ लिखी नहीं है, मैं लिख देती हूँ। थर्स्टन महोदय थे और थर्स्टन महोदय ने एक परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान की भाषा में अगर किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रभाव में हमारे मन में आने वाले धनात्मक और ऋणात्मक विचार जो होते हैं, या धनात्मक अथवा ऋणात्मक प्रभाव जो हमें पड़ता है उस व्यक्ति के प्रभाव से या उस वस्तु के, मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रभाव से, वही हमारा आत्म संप्रत्यय है। मतलब वही हम ये कह सकते हैं कि हमारी मनोवृत्ति कह सकते हैं हम उस चीज़ को। देखिए एक्चुअल में ये जो थी, मैंने आपके सामने आत्म संप्रत्यय की बात करी। अब इस आत्म संप्रत्यय से एक वर्ड और बनेगा मनोवृत्ति, मैं लिख देती हूँ। हम मनोवृत्ति की बात ही कर लेते हैं, उसी के लिए बताऊंगी मैं आपको। देखिए मनोवृत्ति या अभिवृत्ति क्या होती है? मनोवृत्ति या अभिवृत्ति, मित्रों मनोवृत्ति और अभिवृत्ति से हमारा मतलब होता है हमारे मन में आने वाले विचार। किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु को लेकर हमारे मन में आने वाले विचार अथवा उससे पड़ने वाले हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो हमारी कहलाती है मनोवृत्ति अथवा अभिवृत्ति। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में हमारे मन में क्या विचार है, हम उसके बारे में क्या सोचते हैं किसी व्यक्ति और वस्तु के बारे में, तो वो हमारी मनोवृत्ति को प्रकट करता है। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में बुरा सोचते हैं तो वो व्यक्ति बुरा नहीं है। आप देखिए हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, ठीक है। अगर आप उसके बारे में बुरा सोचते हैं तो वो आपकी मनोवृत्ति है, वो आपकी अभिवृत्ति है, वो आपका दृष्टिकोण है। और आपका दृष्टिकोण ऐसा इसलिए क्योंकि आप उसमें सिर्फ बुराई देख रहे हो सकता है कि उसमें 90% भी बुराई हो, बट उसके अंदर 10% कुछ ना कुछ अच्छाई होगी। आप हर व्यक्ति की अच्छाई करिए, उसकी अच्छाई को उसे बताइए, और उसकी अच्छाई को आप बता रहे तो इसमें आपका बुरा नहीं होगा। आपने अगर उस व्यक्ति को एक एक अच्छाई बताई और 10 व्यक्तियों को आपने अच्छाई बता दी तो वो 10 अच्छाइयाँ आपके अंदर आ जाएगी, आपके खुद के अंदर आ जाएगी, ठीक है। ऐसा इस तरीके की अभिवृत्ति रखिए, मनोवृत्ति रखिए। देखिए इन सब चीज़ों से सकारात्मक विचार आते हैं और ये मनोविज्ञान में अपने सिलेबस में भी है ना। तो क्यों ना हम अपने सिलेबस को इतना डिटेल से करें, अच्छी तरीके से करें कि हमारे खुद के विचार भी बदल जाएं। तो मनोवृत्ति और अभिवृत्ति से हमारा मतलब ये होता है मनोविज्ञान की भाषा में कि व्यक्ति के जो विचार हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति को लेकर, किसी वस्तु को लेकर उसके जो धनात्मक और ऋणात्मक विचार होते हैं वो उसकी कहलाती है मनोवृत्ति अथवा अभिवृत्ति। अब देखिए इसके लिए मैं आज जो आपको परिभाषा बता रही थी थर्स्टन महोदय की, वो इसी के लिए थी। थर्स्टन महोदय ने कहा था किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु, मनोवैज्ञानिक, पढ़ाते समय लिखने पर थोड़ी राइटिंग इस तरह की आती है मित्रों, मनोवैज्ञानिक वस्तु के कारण आने वाले, देखिए परिभाषा की थोड़ी सी भाषा बदल सकती है अगर आप पुस्तकों में देखें, बट कुछ कीवर्ड आपको ध्यान रखने होते हैं। जैसे यहाँ मैंने कहा मनोवैज्ञानिक वस्तु के कारण आने वाले धनात्मक अथवा ऋणात्मक विचार, मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति कहलाती है। मनोवैज्ञानिक भाषा में मनोवृत्ति कहलाता है, ठीक है मित्रों। तो अब देखिए यहाँ पर थर्स्टन महोदय ने वैसे 2 ही शब्द कहे अथवा, लेकिन आगे जाके इसमें एक शब्द और जुड़ा था, उसकी भी हम बात करेंगे। इन्होंने 2 शब्द बोले, धनात्मक अथवा ऋणात्मक। अब मनोवैज्ञानिक वस्तु क्या होती है आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा। तो देखिए मित्रों मनोवैज्ञानिक वस्तु संसार में हर चीज़ है, हम भी, कोई वस्तु भी, ठीक है, वो सब चीज़ें क्या है, एक अपना एक ऑरा बनाती हैं, ठीक है, धनात्मक अथवा ऋणात्मक। आप उससे जैसा प्रभावित होंगे, पॉजिटिव थॉट्स आपके मन में आएंगी या नेगेटिव थॉट्स आएंगी, वो आपकी मनोवृत्ति को प्रदर्शित करता है। इसीलिए कहा जाता है वस्तु किसी भी तरीके की हो बट अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए, जितना हो सकता है खुद को पॉजिटिव रखिए, खुद को सकारात्मक विचारों से ओतप्रोत रखिए, चाहे कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, ठीक है। तो जो देखिए यहाँ पर सिंपल सी भाषा लिखी हुई है मैंने, मनोवैज्ञानिक वस्तु के कारण आने वाले धनात्मक अथवा ऋणात्मक विचार मनोवैज्ञानिक भाषा में मनोवृत्ति कहलाते हैं अथवा अभिवृत्ति कहलाते हैं। ये थर्स्टन महोदय ने बताया, पर इसमें एक शब्द और जोड़ा गया जिसका नाम था शून्य अभिवृत्ति,
देखिए वैसे शून्य अभिवृत्ति तो पाना बहुत ही मुश्किल होता है। वो तो फिर संत और महात्मा हो जाते हैं जिनको किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कोई भी कुछ भी कह दे, किसी के आ जाने से उनको कोई दुख नहीं होता, किसी के आने से उनको कोई दुख नहीं होता, उनको संसार की सारी मोह माया छूट चुकी हो, वो व्यक्ति कहलाता है शून्य मनोवृत्ति वाला। वो तो बनना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो बेसिकली बात हम ये कह सकते हैं, शून्य अभिवृत्ति मत बनिए, बट कम से कम धनात्मक अभिवृत्ति बनिए, ठीक है मित्रों। तो दो तरीके की आपके पास तीन तरीके की हो गई, एक तो धनात्मक मनोवृत्ति, ऋणात्मक मनोवृत्ति और एक शून्य मनोवृत्ति। अब देखिए शिक्षक के लिए अगर हम इसकी बात करें तो एक शिक्षक को हमेशा ही सकारात्मक विचारों से उत्प्रेरित रहना चाहिए। इवन शिक्षक ही नहीं, हर व्यक्ति का ये कार्य है कि वो अपने जीवन में खुद सकारात्मक बने, अपने आप को सकारात्मक रखे किसी भी तरीके से, उसका ये कर्तव्य होता है, प्रथम कर्तव्य। और वो सकारात्मक रहेगा तो उसके चारों तरफ का वातावरण भी सकारात्मक रहेगा, उससे प्रभावित होने वाले लोग भी सकारात्मक ही रहेंगे। और एक शिक्षक के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो प्रतिदिन बहुत सारे शिक्षार्थियों के संपर्क में आता है। अगर वह सकारात्मक नहीं है तो वो अपने विद्यार्थियों में भी नकारात्मक विचारों को ही आगे की तरफ संप्रेषित करेगा। तो बहुत आवश्यक हो जाता है कि एक शिक्षक सकारात्मक सोचे, उसकी मनोवृत्ति सकारात्मक हो, उसकी अभिवृत्ति सकारात्मक हो। तो मित्रों हमने इस वीडियो में दो ही चीज़ों के बारे में बात करा। ये दोनों चीज़ें जो हैं अधिगम के निहितार्थ में आती हैं, तो आप समझ गए होंगे अधिगम के निहितार्थ क्या होते हैं। अधिगम के निहितार्थ वो विचार हैं जो अधिगम के द्वारा सीखे गए व्यवहार को स्थायी बनाए रखने में सहायक होते हैं। और उसमें पहला है आत्म संप्रत्यय, जिसमें मैंने आपको बताया आत्म संप्रत्यय भी दो तरीके के हो गए, वास्तविक संप्रत्यय और आदर्श संप्रत्यय। फिर कैसे निर्माण होता है, शारीरिक पक्ष से और मानसिक पक्ष से। मानसिक पक्ष इम्पॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद मनोवृत्ति अभिवृत्ति की बात करी, तो मनोवृत्ति अभिवृत्ति मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि व्यक्ति के किसी वस्तु अथवा किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो हमारे को प्रभाव पड़ता है, हमारे विचारों पर जो प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक धनात्मक मतलब या ऋणात्मक हम कह दें या शून्य कह दें, वो मनोवृत्ति अथवा अभिवृत्ति कहलाती है। थर्स्टन मौर्य ने डेफिनेशन दी, दो ही वर्ड दिए उसमें, धनात्मक और ऋणात्मक। देखिए हर परिभाषा के अपने कुछ कीवर्ड होते हैं याद रखने के, तो उन कीवर्ड से आप याद रखिए। और बाकी मैंने आपको बताया ही कि शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि सकारात्मक रहना है ना। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे नए नए। मैं इसी तरह से वीडियो बनाती रहूँगी। और धन्यवाद, अभी के लिए बस वीडियो यहीं रोकते हैं।